बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 6 पढ़ेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स 2 का, और हमारा टॉपिक होगा स्पेशल फिनोमिना। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में जो पढ़ा, हमने सेक्शन 11.2 कवर किया था चैप्टर 11 में, जिसमें मेन टॉपिक्स जो हमने स्टडी किए वो सिंप्लेक्स मेथड था फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स विद मिक्स्ड कॉन्स्ट्रेंट्स। उससे पहले हमने देखा सिंप्लेक्स मेथड फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम फॉर लेस देन इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स ओनली। तो लास्ट लेक्चर में हमने मिक्स कॉन्स्ट्रेंट्स भी देखे और उसके बाद फिर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम किया था। ठीक है, तो सिंप्लेक्स मेथड ही चल रहा है अभी तक इस पूरे चैप्टर में। आज भी हम सिंप्लेक्स मेथड को ही जारी रखेंगे और सेक्शन 11.3 स्टार्ट करेंगे। 11.3 में स्पेशल फिनोमिना है। आपको याद होगा हमने अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस पढ़े थे चैप्टर 10 में। उसके बाद नो फिजिबल सॉल्यूशन सिनारियो भी देखा था और अनबाउंडेड सॉल्यूशंस भी देखे थे। तो ये सारे के सारे स्पेशल फिनोमिना हैं। बेसिकली सिंप्लेक्स मेथड हम कर रहे हैं और उसमें हमें सॉल्यूशन एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाते हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स स्पेशल केस। इसी तरह कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, नो फिजिबल सॉल्यूशन, या फिर सॉल्यूशन तो हैं लेकिन अनबाउंडेड हैं, वो बहुत बड़े सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये स्पेशल सिनारियोज हैं सारे के सारे, जिनको हम स्पेशल फिनोमिना का नाम देते हैं सिंप्लेक्स मेथड में। तो इसकी हम उसके बाद एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन 11.3 आज हम कवर करेंगे अपने लेक्चर में। स्पेशल फिनोमिना इन चैप्टर 10 certain phenomena which can arise when solving LP problems were discussed। ठीक है, आपको याद होगा specifically the phenomena of alternative optimal solutions, no feasible solution and unbounded solutions were presented. In this section we will discuss the manner in which these phenomena occur when solving by the simplex method। हमें इन तीनों का पता तो है कि ये कैसे अकर हुए थे। चैप्टर 10 में हमने देखा कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें कब मिले थे, नो फिजिबल सॉल्यूशन कब मिले थे और अनबाउंडेड सॉल्यूशंस कब मिले थे। तो वहाँ पे हम सिर्फ दो वेरिएबल्स को ट्रीट कर रहे थे, तो ग्राफिकली हमने इन सब को देखा था। अब क्योंकि हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ रहे हैं, तो सिंप्लेक्स मेथड में ये कैसे अराइज होंगे ये अब इस सेक्शन में हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड में तो हम ग्राफ नहीं बना रहे होते, टेबल्स बना रहे होते हैं। तो टेबल से कैसे पता चलेगा कि ये अनबाउंडेड सोल्यूशन बन गया है या नो फिजिबल सोल्यूशन है या अल्टरनेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। सबसे पहले अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस देखते हैं कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस रिजल्ट्स व्हेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज पैरेलल टू द कंस्ट्रेंट व्हिच बाइंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। यही पढ़ा था ना हमने चैप्टर 10 में कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो ग्राफ है वो उसको जब आप मूव कराते हैं तो एक कंस्ट्रेंट उसके रास्ते में आ जाता है। ठीक है, तो पूरे का पूरा कंस्ट्रेंट उसके ओवरलैप हो जाता है या कंस्ट्रेंट का थोड़ा सा पोर्शन ओवरलैप हो जाता है। एक से ज़्यादा कॉर्नर पॉइंट्स पे आपके पास सोल्यूशन ऑप्टिमल हो जाता है। तो उस केस में अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो इन टू वेरिएबल problems we were made aware of alternative optimal solutions with the corner point method। हमने corner point method पढ़ा था। when a tie occurs for the optimal corner point। टाई अकर्स का मतलब एक से ज़्यादा कॉर्नर पॉइंट्स पे हमें सोल्यूशन एक जैसा मिल गया था। तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन है और उन दोनों के दरमियान जो लाइन थी, जो कंस्ट्रेंट है, जो एज बना रहा है फिजिबल रीजन का, वो पैरेलल था आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, तो इसलिए हमें एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन मिले। व्हेन यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड्स अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशंस आर इंडिकेटेड व्हेन। अब सिंप्लेक्स मेथड पढ़ते हुए हमें कैसे पता चलेगा कि अल्टरनेटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। दो कंडीशंस हैं। पहली, एन ऑप्टिमल सोल्यूशन हैज़ बिन आइडेंटिफाइड। अब देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाए। तो सिंप्लेक्स मेथड रिकॉल करें, इनिशियल टेबल बनाया हमने, उसके बाद उसको रो ऑपरेशंस के साथ बैटर किया और जब रो 1 में सारे के सारे नॉन नेगेटिव हो गए, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम फॉर इंस्टेंस हम अगर डिस्कस करें तो रो 0 में जब सबके सब पॉजिटिव हो जाते हैं, नॉन नेगेटिव हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन ऑप्टिमल हो गया। तो सबसे पहले तो ये देखना कि सोल्यूशन ऑप्टिमल हो गया, इसके बाद कोई बेटर सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता। और फिर रो 0 में जो कोएफिशिएंट है नॉन बेसिक वेरिएबल का वो 0 हो जाए। ठीक है, आप पिछली एग्जांपल्स देखिएगा, हमने जो पिछले 2 सेक्शंस में एग्जांपल्स की हैं सिंप्लेक्स मेथड की, वो आप जाके रिकॉल कीजिए। पिछला लेक्चर खोलिए, देखिए, रिकॉल करें कि रो 0 में जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स थे उनके कोएफिशिएंट्स 0 नहीं थे। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि अगर नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से थे जिनको हम 0 करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम
स्लैक वेरिएबल्स को या आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को जीरो करते हैं, वो नॉन बेसिक वेरिएबल है। लेकिन आखिरी टेबलू में जब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो जाता है आपका प्रॉब्लम या ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल आता है, उस वक्त हमने देखना है कि नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं। अगर नॉन बेसिक वेरिएबल्स को देखें तो उनके कोएफिशिएंट्स जीरो नहीं होते। रो जीरो में अगर आप देखें ना, उनके कोएफिशिएंट्स जीरो नहीं होंगे। अब अगर उसके कोएफिशिएंट जीरो आ जाएं तो इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस है। एक तो आप आखिरी टेबल में पहुंच गए हैं, आखिरी टेबल में पहुंचने के बाद रो जीरो में आप देख रहे हैं कि नॉन बेसिक वेरिएबल जिसकी अपनी वैल्यू जीरो है उसका कोएफिशिएंट भी जीरो हो गया। ठीक है, अब देखें इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये है क्या थे। द फर्स्ट कंडीशन कंफर्म्स दैट देयर इज नो बेटर सोल्यूशन देन द प्रेजेंट सोल्यूशन। ठीक है, कि आपके पास मजीद बेटर सोल्यूशन कोई नहीं बचा। यही हम ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब होता है कि जब आप ऑप्टिमल सोल्यूशन पे पहुंच गए हैं तो उसको आप मजीद बेटर नहीं किया जा सकता, इंप्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, और फिर द प्रेजेंस ऑफ अ जीरो कोएफिशिएंट इन रो जीरो फॉर अ नॉन बेसिक वेरिएबल इंडिकेट्स दैट द नॉन बेसिक वेरिएबल कैन बिकम अ बेसिक वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कैन बिकम पॉजिटिव। ये बेसिकली प्रॉब्लम है कि अगर एक नॉन बेसिक वेरिएबल है उसकी तो वैल्यू जीरो है, तो अब अगर उसका कोएफिशिएंट भी जीरो है तो इसका मतलब है कि अगर हम ये देखिए, मैं इधर लिख के आपको बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। ये देखिए, फ़र्ज़ करें हमारा S1 वेरिएबल नॉन बेसिक था जस्ट फॉर इंस्टेंस, और इसका कोएफिशिएंट जीरो हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। आगे पीछे जो मर्जी हो रहा है, उसके आगे भी कोई टर्म्स होंगी, पीछे भी कोई टर्म्स होंगी। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपका z है, 0 टाइम्स S1। अब S1 नॉन बेसिक वेरिएबल था, इसकी वैल्यू जीरो थी जब हमने ऑप्टिमल किया। लेकिन अगर मैं S1 को पॉजिटिव कर दूं, ठीक है ना, यानी S1 की कोई और वैल्यू ले लूं, S1 को फॉर एग्जांपल 3 ले लूं, नॉन बेसिक वेरिएबल है, जीरो वैल्यू है, लेकिन इसको मैं 3 कर देता हूं, तो क्या होगा, 0 टाइम्स 3, ये तो जीरो ही रहेगा। तो इसकी तो कोई कंट्रीब्यूशन ना हुई क्योंकि कोएफिशिएंट जो जीरो हो गया, तो ये पूरे का पूरा जीरो है। तो S1 की मैं जो मर्जी वैल्यू लेता जाऊं, आपके z को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है इसको मैं बेसिक वेरिएबल भी बना दूं, यानी कि ग्रेटर देन जीरो भी कर दूं इसको, तो आपका z चेंज नहीं हो रहा। इसलिए ये ऑप्टिमल सोल्यूशन, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशंस आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात कि कोएफिशिएंट जीरो होना क्यों इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के लिए, क्योंकि जब कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो वो पूरी की पूरी टर्म ही जीरो होगी। अब S1 या कोई भी जो नॉन बेसिक वेरिएबल था, उसकी कोई भी आप वैल्यू लें, जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगी, नील हो जाएगी, तो अब z वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसलिए आपका जो एक सोल्यूशन नहीं बल्कि एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, एंड द करंट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन नोन टू बी ऑप्टिमल विल नॉट चेंज। ठीक है, यही मैंने समझाया आपको कि अगर मैं उसे नॉन बेसिक वेरिएबल को बेसिक बना दूं, पॉजिटिव बना दूं, तो फिर भी जो आपकी नॉन ऑप्टिमल वैल्यू है z की, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेंगे। कंसिडर एन एलपी प्रॉब्लम। एक एग्जांपल देखते हैं ऑप्टिमल अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के लिए। तो एलपी प्रॉब्लम है कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 4x2। ये है मैक्सिमाइज। ठीक है, maximize z is equal to 6x1 plus 4x2 subject to the constraints x1 plus x2 less than equal to 5, 3x1 plus 2x2 less than equal to 12, x1 and x2 are both non-negative variables। तो ये तो सिंपलेक्स मेथड की सिंपल सी एक एग्जांपल है, इसको अलग कर दें, ये तो एक्सप्लेनेशन में आ गया था। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है, याद रखनी है आपने। इनिशियल टेबलू बनाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर ये आगे टेबलू गिवन है। ठीक है, और अब ये देखते हैं कि आया कैसे। ठीक है, तो इसको आने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अब क्योंकि देखिए हमारी प्रैक्टिस हो गई है तो इसलिए मैंने ये डायरेक्ट टेबलू लिख दिया है, तो लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे आया। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी प्रैक्टिस होगी ऑलरेडी और आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि ये हम कैसे लिखें। ठीक है, तो मैं ये लाइंस वगैरह के बगैर जो है ना, मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के देखता हूँ। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये क्या आएगा, क्योंकि रो ऑपरेशंस करने होते हैं ना, तो मैट्रिक्स फॉर्म में भी चल जाता है। ठीक है, तो बस ये है कि आपने खुद याद रखना है। तो सबसे पहले देखें कि x1 प्लस x2 लेस देन 5 है, तो इसमें क्या आएगा, z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 4x2। इसमें हमने ऐड करना, लेकिन वो उसके बाद देखेंगे हम। पहला जो था वो था x1
प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन कॉन्स्ट्रेंट में स्लैक वेरिएबल आता है तो प्लस s1 कर दें और लेस देन इक्वल टू 5 लिख दें इसको, फिर मैंने लेस देन लिख दिया, ये इक्वल है। जब आपने स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया तो इक्वालिटी बन गई ना, इनइक्वालिटी नहीं रही। सेकंड कॉन्स्ट्रेंट है 3x1 प्लस 2x2, तो 3x1 प्लस 2x2 और ये भी लेस कॉन्स्ट्रेंट है तो इसमें भी एक स्लैक वेरिएबल ऐड होगा और इक्वल टू 12 हो जाएगा। और अब ये 4 वेरिएबल्स आ गए, x1, x2, s1, s2 और ये सारे नॉन नेगेटिव। अब क्योंकि 2 स्लैक वेरिएबल ऐड हुए हैं तो यही इन्हीं की कंट्रीब्यूशन हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी ऐड कर लेनी है, तो 0s1 प्लस 0s2, ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता है कि इसको हमने जो है वो लिखना होता है राइट हैंड साइड पे, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है टेबल बनाने से पहले इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इस तरह से लिखना पड़ेगा, z इज इक्वल टू z सब कुछ लेफ्ट पे ले हैं, z माइनस 6x1 माइनस 4x2 माइनस 0s1 माइनस 0s2, ठीक है, तो इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशंस हैं, ये पहली दूसरी तीसरी 3 इक्वेशंस हैं। तो इस पे अगर हम वो टेबल बनाएं तो कहाँ से शुरू करते हैं हम, z से शुरू करते हैं, फिर x1 के कोएफिशिएंट आएंगे, फिर x2 के कोएफिशिएंट आएंगे, फिर s1 के, फिर s2 के, फिर राइट साइड पे जो b वैल्यूज़ हैं bi, ठीक है। z पहली इक्वेशन ये है, पहली इक्वेशन ये जो है आपकी रो 0, ये रो 0 इक्वेशन है, फिर इसको हम कॉन्स्टेंट को 1 और 2 कहते हैं, ठीक है। तो रो 0 सबसे पहले आएगा, इसमें z का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट -6 है, x2 का -4, s1 का 0, s2 का 0, b भी 0 है। फिर फर्स्ट कॉन्स्टेंट में जाएं, फर्स्ट कॉन्स्टेंट में x z है ही नहीं तो 0, x1 का कोएफिशिएंट 1, x2 का कोएफिशिएंट 1, s1 का कोएफिशिएंट 1, s2 नहीं है और b 5 है। इसी तरह सेकंड में जाएं तो 0, x1 का कोएफिशिएंट 3, x2 का कोएफिशिएंट 2, s1 का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, s2 का कोएफिशिएंट 1 है और राइट साइड पे 12 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब ये जो है ये s1 और s2 बेसिक वेरिएबल्स हैं, तो हम लेफ्ट पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये चाहें तो आप टेबल बना लें इसको लाइनें लगा के, ठीक है, चाहें तो आप इसको मैट्रिक्स बना लें, अगर वो ऑपरेशन बनाना है तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बेशक लिख लें। ये जो नंबर्स हैं ना, बस ये याद रखना है कि z x1 x2 s1 s2 bi ये सारे इस तरतीब से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आया। अब इस यही टेबल है, अगर आप उधर देखें, ठीक है, तो -6 है, ठीक है, इस टेबल में ये -6 है, इसको मैं सही कर देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये -6 आपका आ गया, ठीक है। अब देखें उस टेबल से ये मिलता है कि नहीं, 1 -6 -4 0 0 0, उसमें पहला देख लें 1 -6 4 0 0 0, फिर 0 1 1 1 0 5 0 3 2 0 1 12, एग्जैक्टली ये सारा इसको अब टेबल की फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। अब रो नंबर जो है वो पहले को हम 0 कहते हैं, 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, ठीक है, 1 2 3 नहीं कहते, 0 से स्टार्ट करते हैं। अब देखें क्यों ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम था ना, हमने मैक्सिमाइज करना है इसको, तो मैक्सिमाइजेशन के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। अब देखिए अबव टेबल रिप्रेजेंट्स द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल विद s1 इक्वल टू 5। अगर आप वैल्यूज देखें तो इस टेबल पे s1 s2 की क्या वैल्यूज आई, ये बेसिक वेरिएबल है ना, x1 x2 नॉन बेसिक है, यानी इनकी वैल्यू हमने 0 कर दी। अगर इन दोनों की वैल्यू 0 कर दें तो s1 की क्या वैल्यू आएगी इस टेबल से, यहाँ पे देख लें, देखें अगर मैं x1 x2 0 करें तो s1 5 आ जाएगा, x1 x2 0 करें तो s2 12 आ जाएगा, यही 2 वैल्यूज आई ना, और x1 x2 0 है, तो इसमें इस केस में z की वैल्यू भी 0 ही आएगी। तो यही टेबल भी हमें बता रहा है, देखें ये s1 है, ये s1 इक्वल टू 5, ये s2, ये s2 की पोजीशन है इक्वल टू 12, और ये जो z है ये z ये आया इक्वल टू ये 0, ठीक है, ये 0, तो z की वैल्यू 0 है, तो 0 तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती ना, इसी तरह इसका मतलब है हमें आगे चलना चाहिए। लेकिन रूल 1 क्या कहता है सिंप्लेक्स मेथड का, वो कहता है रो 0 में देखें कोई नॉन नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है, नॉन पॉजिटिव कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है नेगेटिव वैल्यू, -6 भी है, -4 भी है, लिहाजा ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, तो हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि बीइंग द बेसिक वेरिएबल्स x1 और x2 आर नॉन बेसिक वेरिएबल्स, बाय रूल 1 वी सी दैट अ बेटर सोल्यूशन एग्जिस्ट। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यूजिंग रूल 2 कौन सा आपका की कॉलम बनेगा, रूल 2 कहता था कि जिसकी सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू है वो रूल 2 है, तो x1 इज रूल -6 है ना, -6 इज बिगर, यानी माइनस को हटा के हमने देखना है। वैसे तो -6 इज स्मॉलर देन -4, लेकिन माइनस को हटा के न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी नेगेटिव यानी सबसे बड़ा नेगेटिव जो होगा
बड़ा नेगेटिव -6 है, ठीक है। तो ये आपका की कॉलम आ गया, ठीक है। ये मैंने एरो की कॉलम का लगा दिया। बाय रूल 1 वी सी दैट अ बेटर सोल्यूशन एग्जिस्ट्स यूजिंग रूल 2 x1 इज सेलेक्टेड एज द न्यू बेसिक वेरिएबल एंड x1 कॉलम बिकम्स द की कॉलम, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये रेशियोज निकालते हैं। जो राइट साइड पे नहीं लिखे हुए ये रेशियोज निकालते हैं, ये वाले रेशियोज। इनमें से ये मिनिमम है, ठीक है, ये वाला मिनिमम हो गया। कैसे किया कि ये जो की कॉलम था, ये जो की कॉलम है, ये की कॉलम जो था इसको डिवाइड किया 5 डिवाइडेड बाई 1 एंड 12 डिवाइडेड बाई 3। सो 12 डिवाइडेड बाई 3 इज 4। तो ये स्टारिक भी लगाया हमने, स्टारिक फॉर मिनिमम। तो S2 हमारा अब नॉन बेसिक वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। S2 डिपार्टिंग बेसिक वेरिएबल है, यानी ये डिपार्ट कर जाएगा यहाँ से और x1 इधर आ जाएगा, क्योंकि x1 हैज बिकम द न्यू नॉन बेसिक वेरिएबल और S2 जो है वो आपका बेसिक वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। तो x1 सेलेक्टेड एज द न्यू बेसिक वेरिएबल। तो द BI ओवर AI के रेशियोज आर कंप्यूटेड विद S2 आइडेंटिफाइड एज द डिपार्टिंग वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि मिनिमम है ना। तो S2 ये जो है ये डिपार्टिंग वेरिएबल बने। एलिमेंट्स हैं x1 कॉलम में, वो -6 1 0 है ना। अब देखिए किस में वो ट्रांसफॉर्म आप करेंगे, क्योंकि S2 डिपार्टिंग वेरिएबल है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है 1 में, ठीक है। तो ये भी 0 की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और ये भी 0 की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो -6 1 3 को 0 0 1 पे हमने ट्रांसफॉर्म करना है। ये जो है मैं इसको रो की फॉर्म में लिख देता हूँ, -6 1 3 को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे 0 0 1, क्योंकि जो डिपार्टिंग वेरिएबल है ना उस जगह पे 1 आता है, ठीक है। ये याद रखना है आपने। तो यूजिंग द रो ऑपरेशंस विद द रिजल्टिंग सिंप्लेक्स टैबलो शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये रिजल्टिंग जो टेबल है वो इधर आया है, तो मैं जो है ना आपको करके भी दिखा दूंगा कि ये हमने कैसे रो ऑपरेशंस किए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत कम आपको रो ऑपरेशंस करके दिखाए हैं। यही अस्यूम किया कि आप रो ऑपरेशंस कर सकते हैं, गॉसियन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो आपने किया भी होगा। अब पीछे आप देखते आ रहे हैं, हमने एग्जांपल्स किए हैं। एक आध स्लाइड में मैंने आपको करके दिखाए रो ऑपरेशंस, लेकिन इस एग्जांपल में भी मैं कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो इन द न्यू सोल्यूशन x1 हैज़ रिप्लेस्ड x2 इन द बेसिस, क्योंकि यही S2 बेसिक बन गया था, x1 नॉन बेसिक बन गया था। द बेसिक वेरिएबल्स आर s1 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 4 विद द रिजल्टिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू ऑफ 24। तो ये नेक्स्ट जो आया ना उसमें ये 24 आ गया, ठीक है। तो मैं ये टेबल है, मैं आपको थोड़ी सी करके दिखा दूँ, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स था ना, ये जो बना है। अब इसको हमने ये जो है इसको हमने 0 0 0 1 करना है, ठीक है ना। इसको ट्रांसफॉर्म करना है 0 0 1 में, ठीक है ना। ये काम करना है हमने, ठीक है। तो पहला रो ऑपरेशन क्या आएगा कि ये 3 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। 3 पे डिवाइड कर दें या आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 पे डिवाइड कर दें और 3 को 3 पे डिवाइड कर दें। R3 डिवाइडेड बाई R2 है, ये सेकंड रो है, या इसको 3 भी पढ़ लें तो कोई मसला नहीं है। R3 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो नया मैट्रिक्स क्या बनेगा आपका, पहला वही रहेगा -1 -6 -4 0 0 0, ठीक है। तो ये बनेगा 1 -6 -4 0 0 0। सेकंड भी वही रहेगा 0 1 1 1 0 और 5। थर्ड को हमने 3 पे डिवाइड कर दिया तो 0 यहाँ पे 1 आ गया और 2/3 आ जाएगा। 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 0/3 0 ही रहेगा, 1/3 आ जाएगा और 12/3 इज 4, ठीक है। तो ये पहले रो ऑपरेशन से आपका मैट्रिक्स ये बन गया, ठीक है। अब हमने इन दोनों को 0 करना है, इसको भी 0 करना है और इसको भी 0 करना है। तो रो 3 को यूज़ करते हुए या रो 2 को यूज़ करते हुए, ये रो 1 है, रो 2 रो 3, रो 0 है, ये रो 1 है, रो 2 है। तो रो 2 को यूज़ करते हुए रो 1, अब यही है कि 0 1 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है 3 रोज़ में, लेकिन आप 1 2 3 भी कह सकते हैं, इनको कोई मसला नहीं है। तो इसमें हमने क्या करना है कि पहले रो जो 2 है इसको आप सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट ही कर दें। रो 2 में रो 1 में से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें रो 2 को, ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा। लेकिन इसको 6 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो 6 टाइम्स R2 करें अगर आप, 6 + -6 वो 0 कर देगा। ये दो ऑपरेशन आप करें तो जो मैट्रिक्स आपका है वो रो इक्विवेलेंट हो जाएगा। थर्ड रो को तो हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये तो चेंज नहीं हो रही, ये तो अपनी जगह पे इसी तरह ही रहेगी, ठीक है। ये तो अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगी क्योंकि इसको तो हम यूज़ कर रहे हैं। अब इन सेकंड रो में हमने थर्ड रो सिर्फ ऐड की है तो 0 1 सब्ट्रैक्ट किया है तो 1 - 1 0, 1 - 2/3 इज 1/3, 1 - 0 इज
1, 0 माइनस 1/3 इज़ -1/3 एंड 5 माइनस 4 इज़ 1। ठीक है, और उसके बाद पहली रो में 1 6 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो 6 माइनस 6 0 हो गया। इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, देखें ना, -4 में 6 टाइम्स 2/3 ऐड करना है, तो -4 में 6 टाइम्स 2/3 ऐड करें तो क्या आएगा 0। ठीक है, 3 2 6 4 माइनस 4 ये 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें तो 0 था तो ये चेंज नहीं होगा, ये माइनस ये 0 ही रहेगा, और ये 0 और 0 में हमने ऐड किया है 6 टाइम्स 1/3 तो ये आ गया आपका 2, और इसी तरह 0 में ऐड किया 6 टाइम्स 4 तो ये आ गया आपका 24। तो 2 और 24 आ गए, ये 2 एंड 24, तो ये आपका बना। अब अगर इसको इनिशियल टेबल बनाएं तो कैसे बनेगा, ये देखें ना, ये पहली वैल्यू z की है। ठीक है, z के नीचे 1 0 0 आ गया। ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स थे आपके ये s1 और x1 बन गया आपके बेसिक वेरिएबल, क्योंकि s2 की जगह x1 आ गया था। ठीक है, तो पहली रो इधर आती है 0 0 0 2 और ये राइट साइड पे 24, फिर ये आएगा 0 1/3 1 माइनस 1/3 1। ठीक है, फिर 1 2/3 0 1/3 4। ठीक है, तो ये वैल्यू x1 की, ये x1 की, x2 की, s1 की, s2 की, तो ये आपके पास क्या आया b। ठीक है ना, bi। अब ये देखें, हमने रो ऑपरेशन के बाद ये टेबल बनाया और ये टेबल गिवन है वहाँ पे जो नेक्स्ट है ना, ये देखें, ये जो नीचे पड़ा हुआ है ये टेबल है, वो देख लें 1 0 0 0 2 1 0 0 2 24, ये 0 1/3 1 माइनस 1/3, तो यहाँ पे ये मैं थोड़ा इसको ठीक करता हूँ, 1/3 1 माइनस 1/3, ये जो है ये 1/3 है, 1/3 है, ये 1 है, और ये -1/3 है, और ये राइट साइड पे भी 1 है। ठीक है, इसी तरह 0 1 ये 3/2 था। ठीक है, ये 3/2 हमने निकाला वहाँ पे, ये 3/2 है, ये 0 है, बीच वाला जो टेबल है वो ये है। ठीक है, तो इसके बाद ये जो है ना, ये जो लिख रहा है द फॉलोइंग शोन इन द फॉलोइंग टेबल इज इन दिस इज अवर न्यू सॉल्यूशन। तो ये जो मैंने अभी आपको करके दिखाया ये वाला, ये वो टेबल है। ठीक है, ये वाला जो टेबल है ये इन बिटवीन है, ये पिछली स्लाइड में टेबल है, इसको मैं दोबारा वहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये जो रेड बॉक्स में है। ठीक है, तो इसको हम दोबारा बना के देखते हैं। इधर ये जो टेबल है ये मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ आपको। ये है z की वैल्यू पहले आती है ना, z, फिर x1 है, फिर x2 है, फिर s1 है, फिर s2 है, और राइट साइड पे b वैल्यूज़ होती हैं, राइट साइड पे ये b वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, bi। अब इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हैं 1 0 0 0 2 एंड 24। ठीक है, और इसके बाद जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं, 1 के नीचे तो 0 0 आया था, और यही बेसिक वेरिएबल्स थे s1 और x1, और इधर क्या आया 0 1 1/3 2/3 1 0, ये वो जो मैट्रिक्स हमने रो रिड्यूस किया था ना, ये वहाँ से मैं लिख रहा हूँ, -1/3 और 1/3, -1/3 और 1/3, और राइट साइड पे जो वैल्यूज़ आई हैं वो हैं 1 और 4। ठीक है, तो ये आपका वो टेबल बना है जो एक ऑपरेशन के बाद आया। ठीक है, तो इसमें जो भी हमने ऑपरेशन किया, अब देखें, अब फिर रूल 1 अप्लाई करें ना, वो कह रहा है कि दिस इज द रिजल्टिंग टेबल शोन इन द फॉलोइंग टेबल इन दिस न्यू सोल्यूशन x1 हैज़ रिप्लेस्ड s2 इन द बेसिस। ये देख लें, x1 आ गया s2 की जगह, ये जो आपका बेसिस आया था। द बेसिस वेरिएबल और s1 = 1। अब देखें ना, ये s1 है। ठीक है, s1 = 1 और x1 = 4, ये s1 = 1 आ गया।
ठीक है, और ये जो x1 है क्योंकि यही बेसिक वेरिएबल्स हैं तो इनकी वैल्यू ये 4 आ गया, ठीक है। x1 विद रिजल्टिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो z है ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये क्या है, ये 24, दिस इज योर रिजल्टिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, दिस इज योर z। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब देखिए, अब अगर आप रूल 1 अप्लाई करें, ठीक है, अब अगर आप रूल 1 अप्लाई करें तो वी सी दैट दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन सिंस ऑल रो जीरो कोएफिशिएंट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि सब क्या है 1 0 0 0 2 और 24, कोई आपको नेगेटिव नंबर नहीं नजर आया वहां पे, लिहाजा ये ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया। तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी जो हमने कहा था ना, अल्टरनेटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। पहले तो ये है कि आप पहला सिंपलेक्स मेथड से हल करें, देखें कि ऑप्टिमल सोल्यूशन अटेन हो गया कि नहीं। फिर उसने कहा था कि नॉन बेसिक वेरिएबल जो है उसका कोएफिशिएंट 0 हो जाए, ठीक है। हाउएवर फॉर द नॉन बेसिक वेरिएबल x2 द रो जीरो कोएफिशिएंट इक्वल टू 0। अब देखें, दोबारा टेबल पे चलते हैं, ये देखें x2 इज नॉन बेसिक वेरिएबल और इसका कोएफिशिएंट 0 है, ये देखें ये वाला, ये इंडिकेट किया उसने, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन थी कि x2 इज नॉन बेसिक। देखें बेसिक वेरिएबल्स तो ये है ना, s1 और s2, ये हैं आपके बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक जो वेरिएबल्स हैं वो आपके पास ये हैं x1 एंड x2, ठीक है, s1 एंड x1। तो x2 का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ s1 और x1 का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे x2 का भी कोएफिशिएंट 0 आ गया, ठीक है। तो ये है इंडिकेशन अल्टरनेटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट करने की, ठीक है। दिस सजेस्ट्स दैट x2 कैन अस्यूम पॉजिटिव वैल्यूज, बिकम अ बेसिक वेरिएबल एंड द करंट ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ z विल नॉट चेंज, क्योंकि जाहिर है उसका कोएफिशिएंट 0 है। अगर आप इसको लिखें ना, z को, पहली जो टर्म है उसको अगर आप लिखें, z क्या था 1 0 0 0 सब 0 ही था, और s2 यहाँ पे देख लें तो ये क्या था, ये 1 0 0 0 2 s2 इक्वल टू 24, ठीक है, ये आया z इक्वल टू 0 x1 प्लस 0 x2 प्लस 0 s1 माइनस 2 s2 प्लस 24। ये मैं राइट साइड पे ले आया हूँ सबको, ठीक है। अब देखिए ये एज ही आपका s2 तो आपका नॉन बेसिक वेरिएबल है, इसकी तो वैल्यू 0 है, ठीक है ना। अब आपके पास जो x1 है, x1 आपके पास आया था 4, s1 आया था 1, x2 और s2 जो हैं ये आपके नॉन बेसिक वेरिएबल हैं तो इनकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो आप देखिए इसलिए z, अब ये सारा कुछ आप प्लग इन करेंगे तो ये आपको z इक्वल टू 24 दे देगा। अब ये जो कह रहा है ना यहाँ इस रो में कि द रो जीरो, दिस सजेस्ट दैट कि x2 कैन अस्यूम पॉजिटिव वैल्यूज, या इसको पॉजिटिव वैल्यूज दे दें और आपकी करंट ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, विल नॉट चेंज, ठीक है। ये क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x2 को हम कोई और वैल्यू दे देते हैं। x2 0 था ना, तो x2 इधर से निकाल लेते हैं, इसको 0 नहीं रहने देते, s2 तो 0 है, x2 को 1 कर दें, लेट्स से x2 को 1 करें। अब रखें यहाँ पे वैल्यूज, x1 इज 4, लेकिन 0 टाइम्स 4 इज 0, 0 टाइम्स 1 इज अगेन 0, 0 टाइम s1 और माइनस 2 टाइम्स s2 इज 0, z इज अगेन 24। ये भी रख लें तो z आपका 24 ही रहेगा, ऑप्टिमल वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि कोएफिशिएंट जो 0 हो गया। अब x2 को हिलाते रहें, जो मर्जी कहें, 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, सब पे 24 आ रहा है। इसका मतलब है एक से ज़्यादा चॉइसेस मिल गई ना आपको सेम ऑप्टिमल वैल्यू के लिए, लिहाजा अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फिर क्या करें, If in the above table we treat the x2 column as a key column associated with the entry of the new basic, क्योंकि देखिए ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से इसको 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है 1 और 2 पे 24 तो और ही है, लेकिन 1 और 2 फिजिबल रीजन में ही ना हो, ये तो हमें नहीं पता ना। x2 जो है वो हो सकता है, x2 की वैल्यू जो 1 मैंने लिखी है पिछली स्लाइड में, ये हो सकता है कि फिजिबल रीजन में ही ना हो। तो बेशक z की वैल्यू 24 ऑप्टिमल है, लेकिन ये भी तो हमने चेक करना कि वो फिजिबल रीजन में है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए करना इसको पॉजिटिव जो हमने इसको करना ना, z से 1 या 2 करना है, करना हमने सिंपलेक्स मेथड को ही फॉलो कर गया, ठीक है। तो इसमें अब हम उसको की कॉलम बना देते हैं, बल्कि मैंने इधर मेंशन किया था कि ये जो है ये इंडिकेशन ऑफ द की का ऑफ, इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये है क्या, ये इंडिकेशन है, इंडिकेशन ऑफ existence of alternative optimal solution, ठीक है। ठीक है जी, तो ये इंडिकेशन है आपकी अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन की, ठीक है। तो इसमें इसको हम फिर की कॉलम बना देंगे, ठीक है। तो मेक दिस एज की कॉलम।
अब इसको ट्रीट करें या की कॉलम बनाएं और चलते जाएं एज की कॉलम, ठीक है। तो इसको अब की कॉलम हम बनाएंगे, तो इसको अगर हम की कॉलम बना दें तो ये हमारे पास की कॉलम है, ठीक है। अगर ये की कॉलम है तो अब हम इसको क्या बनाना चाहेंगे कि अब हमने इसकी रेशियोज़ निकालनी है, ठीक है। अब हमने इसकी वो रेशियोज़ निकालनी है BI/AI के। तो क्या करेंगे, इस 1 को डिवाइड करेंगे 1/3 पे, तो जब 1 को 1/3 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आएगा। 4 को 2/3 पे डिवाइड करना है, तो 4 को डिवाइड करें 2/3 पे तो ये आएगा 6। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। तो डिपार्टिंग वेरिएबल कौन सा, फिर ये S1 इज़ डिपार्टिंग वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमने आगे स्टेट किया है। तो इफ़ वी मेक दिस एज की कॉलम और BI के रेशियोज कंप्यूट करें एज यूजुअल, देन S1 इज आइडेंटिफाइड एज द डिपार्टिंग वेरिएबल। यही मैंने आपको बताया, अभी देखें S1 पे एरो मैंने लगाया कि S1 इज द डिपार्टिंग वेरिएबल। अब द फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स द न्यू सोल्यूशन। अब ये नया सोल्यूशन आया है। द ऑप्टिमलिटी चेक रूल 1 इंडिकेट्स दैट द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल विद x1 इज 2, x2 इज 3 एंड z इज 24। तो ये आप ऊपर जाएं यहाँ से, तो ये मैट्रिक्स है आपका। इस मैट्रिक्स को अब मैंने कंटिन्यू करना है और किस की कॉलम को हम करते हैं ना चेंज। तो की कॉलम में डिपार्टिंग वेरिएबल S1 था, ये देखें S1 डिपार्टिंग वेरिएबल है, तो इसमें ये मैं 1/3 को 1 करूँगा, ठीक है। तो इसको 0 1 0 करना पड़ेगा मुझे अब, ठीक है। तो अब ये जो है 1/3 2/3 ये वाला कॉलम, इसको मैंने लिखना है। तो लेट्स सी, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ इस मैट्रिक्स को। ये जो मैट्रिक्स था लास्ट टेबल से जो मैट्रिक्स आया वो है 1 0 0 0 2 और 24, ठीक है। फिर था जी 0 0 0 1/3 1 -1/3 0 0 1/3 0 -1/3 और राइट साइड पे 1 है। एंड देन वी हैव 0 1 2/3 0 0 1 2/3 0 1/3 4 ठीक है। इसको अब हमने चेंज करना है 0 0 0 1 0 में, ठीक है। इसको 0 1 0 बनाना पड़ेगा, वो इसलिए कि S1 आपका ये S1 की है ना, S1 तो ये डिपार्टिंग वेरिएबल था ना, तो इस पे 0 आना चाहिए और ये की कॉलम था तो इनकी इंटरसेक्शन पे 1 आना चाहिए विच इज़ 1/3। तो ये इस तरह का बनना चाहिए, ठीक है। इसके लिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 1 जो है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर याद रखेंगे पहली R0 है, R1 है और R2 है, तो R1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये रो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1। वैसे आप R2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये ईजी हो जाएगा। जब यहाँ पे 1 हो जाएगा, चलें 2/3 से मल्टीप्लाई कर लें, कोई नहीं मसला। 1 0 0 0 2 24 ये पहला चेंज नहीं हो रहा, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 0 1 0 -1 3 आ गया और ये आ गया 0 1 2/3 0 1/3 4। अब हमने 0 किसको करना है, सिर्फ इस नीचे वाले को 0 करना है। तो क्या ऑपरेशन आना चाहिए कि R2 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2/3 ऑफ R1, यानी इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करके आप अगर सब्ट्रैक्ट कर दें रो 3 से तो ऑटोमेटिकली वो 0 हो जाएगा। अब देखें 1 0 0 0 2 24 0 0 1 0 -1 3 0 1 2/3 -2/3 0, ये भी 0 रहेगा। और देखें ये अब ये जो 1/3 है, 1/3 में से हमने सब ऐड करना है, क्योंकि 1 को मैंने 2/3 से मल्टीप्लाई किया था ना -2/3 को, तो -1 प्लस 2/3 तो ये 3/3 1 आ जाएगा फिर, ठीक है। और 4 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2/3 ऑफ 3, तो ये कट गया तो 4 - 2 is 2, तो ये 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास, अब देखें आप रिजल्टिंग टेबल क्या आएगा। अब ये रो 0 है, ये रो 1 है और ये रो 2 है। तो आप देखें नेक्स्ट रो में, ठीक है, यहाँ पे देखें रो 1 क्या थी 1 0 0 0 2 24, यही है ना 1 0 0 0 2 24। दूसरी है 0 0 1 0 -1 3, ये देख लें 0 0 1 0 -1 3, यहाँ पे 3 है तो ये चेक करें कि कोई गलती है,
ये 3 क्यों है यहाँ पे, ये 1 0 है, मैंने मैट्रिक्स नहीं ठीक लिखा, ये जो मैट्रिक्स था इसके यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये मैं गलती की मैंने, तो ये 1 है तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये 3 रहेगा, तो जब ये 3 है तो 0 - 2/3 यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है, ये क्योंकि देखें ना 0 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 2/3 ऑफ 3, तो ये -2 आ गया, ये 1 आ गया, तो -2 1 2 ये वैल्यूज आई हैं, ठीक है आपकी। अब देखें, आप उस टेबल पे दोबारा चलते हैं, देखें 0 0 1 3 - 1 3, 0 0 1 3 - 1 3, फिर 0 1 0 -2 1 2, 0 1 0 -2 1 2, ठीक है। तो ये इस तरह से रो ऑपरेशन करके, तो आज हमने बेसिकली एक कंप्लीट एग्जांपल की है जिसमें मैंने रो ऑपरेशंस भी आपको करके दिखाए हैं। लास्ट टाइम तो मैंने अस्यूम किया था कि आपको आते होंगे और अब आपने एक देख भी लिया, तो आप जितनी प्रैक्टिस हो सकती है इसकी करें ताकि ये जो टेबल्स हैं, सिंपलेक्स टेबल जो हैं, ये इसमें कोई गलती ना हो, ठीक है। अब ये टेबल हमने अचीव कर लिया इस स्लाइड में करके। अब वो कह रहा है कि देखें the following table indicates the new solution. The optimality check, which is rule 1, indicates that the solution is still optimal. देखें कैसे, क्योंकि रो 1 में अभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, सारी नॉन नेगेटिव हो गई हैं, ठीक है। तो जब कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं रही तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है, लेकिन इसमें सोल्यूशन चेंज हो गया। अब आप कहेंगे जी तो 24 ही है, लेकिन वेरिएबल्स चेंज हो गए, इसमें x1 2 और x2 3 आ गया। ये देखें, ये x2 है, ये x2 जो है ये 3 आ गया, और ये जो x1 है ये आपके पास 2 आ गया। तो x1 2 आ गया, x2 3 आ गया, और z तो अभी भी वही है 24। तो ये x1 और x2 की वैल्यूज चेंज होगी। देखें वहाँ पे x2 0 था, ठीक है, वहाँ पे x2 आपका नॉन बेसिक वेरिएबल था, यहाँ पे x2 बेसिक वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो अब ये बेसिक वेरिएबल और 3 आया, ये 1 नहीं आया। मैंने वहाँ पे आपको 1 रख के दिखाया था कि देखें अगर मैं x2 को 1 कह दूँ तो z 24 ही रहेगा, लेकिन क्या 1 ठीक है कि नहीं, क्या ये फिजिबल है कि नहीं? तो सिंपलेक्स मेथड कहता है ये फिजिबल नहीं है, ये 3 रखेंगे तो फिर ठीक है, क्योंकि आपने उस फिजिबल रीजन में भी तो रहना ना, x1 x2 से बाहर तो नहीं जा सकते, ठीक है, तो उस रीजन में रहेंगे। तो ये आपके पास सोल्यूशन आया जो कि दोबारा 24 आ गया। लेकिन अब देखें दोबारा से देखें नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से थे? नॉन बेसिक वेरिएबल थे S1 S2। तो S1 और S2 अभी भी ये देखें नॉन बेसिक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 है। इसका क्या मतलब है कि अल्टरनेटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और अगर मैं दोबारा से प्रोसेस करूं ना तो वही ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा जो मैं पहले छोड़ के आया हूं, ठीक है। तो जाहिर है ऑप्टिमल सोल्यूशन, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन था तो हम यहां तक पहुंचे, और इस टेबल में भी यही इंडिकेशन है कि आपके पास एक और अल्टरनेटिव सोल्यूशन है जो कि हम पहले से देख चुके हैं, इसलिए रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप रिपीट करके देख लें, आपके पास दोबारा ये आ जाएगा, ये वाला सोल्यूशन दोबारा आ जाएगा, ये जो हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। तो आप अगर आप रिपीट करेंगे तो वही सोल्यूशन वापस आ जाएगा। लिहाजा रेशो निकाल के देख लें, आप रिपीट करें, अगर रिपीट करेंगे तो रेशो क्या है आपका, की कॉलम ये S1 वाला बनेगा ना, तो 3/3 1 आ गया, तो x1 इज डिपार्टिंग वेरिएबल और S1 जो सा वो इधर आ जाएगा, तो बात तो वही हो गई, S1 नॉन नेगेटिव आ जाएगा, आंसर आपका वो। बहरहाल एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसलिए अब ये कहें कि चले ये एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन तो आ गया आपका, वहाँ पे एक हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन देखा था लास्ट टेबल में, तो हमने प्रोसीड किया, अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाला। अब ये फिर इंडिकेशन आ रही है 0 से, S1 का कोएफिशिएंट 0 है, तो इसका मतलब है अल्टरनेटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, मजीद देख लें। तो अब मल्टीपल जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसकी कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन ये है कि मोर देन 1 नॉन बेसिक वेरिएबल हैविंग अ 0 कोएफिशिएंट। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स जो है नॉन बेसिक वेरिएबल, उनकी इस केस में सिर्फ एक वेरिएबल ही था जिसका कोएफिशिएंट 0 हुआ, नॉन बेसिक वेरिएबल। अगर एक से ज़्यादा नॉन बेसिक वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट 0 हो जाए, ठीक है, तो फिर एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी आ सकते हैं, यानी कि मल्टीपल अल्टरनेटिव सोल्यूशंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि अगर नॉन बेसिक वेरिएबल जो हैं उनका जिस तरह पहले x2 के नीचे 0 आ गया था, अब S1 के नीचे 0 आ गया, ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन होती है कि मल्टीपल एक कोई और भी आपको अल्टरनेटिव सोल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। तो आप चलते जाएं, अगर तो सारे के सारे अल्टरनेटिव सोल्यूशन पूछे हैं तो आप सारे के सारे निकाल दें। अगर आपने यही देखना है कि क्या एक से ज़्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो ये एग्जाम्पल काफ़ी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये हमारा पहला कवर हो गया कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं सिंपलेक्स मेथड में, वो हमने निकाल लिया। इसके बाद क्या थे? नो फिजिबल सॉल्यूशन सिनेरियो था और
अनबाउंडेड सोल्यूशन। तो लेट्स गो टूवर्ड्स दैट नाउ कि नो फिजिबल सोल्यूशन कब आते हैं, ठीक है। A problem has no feasible solution if there are no values for the variables which satisfy all the constraints। यही पढ़ा था हमने, feasible solution नहीं है तो क्या मतलब है कि आपका जो जब आपने constraints ड्रा किए तो उनका कोई भी कॉमन एरिया नहीं बन रहा था, किसी के ऊपर है किसी के नीचे है, बीच में कोई कॉमन एरिया ही नहीं बनता, तो उसमें नो फिजिबल सोल्यूशन का सिनारियो है। तो सिंपलेक्स मेथड में कैसे देखेंगे कि नो फिजिबल सोल्यूशन है। अब हम ग्राफ्स तो बना नहीं रहे, तो द कंडीशन ऑफ नो फिजिबल सोल्यूशन इज सिग्नल्ड in the simplex method when an artificial variable appears in the optimal basis at a positive level or value। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की कोई वैल्यू नहीं आती थी। अगर आप याद करें ना पीछे जो हमने एग्जांपल्स की हैं, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल थे A1 A2, क्योंकि उनका कोई रियल मीनिंग्स नहीं होता। हमने यही कहा था ना कि उसका कोई रियल मीनिंग नहीं है, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए हमारे पास एट द एंड। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है ऑप्टिमल सोल्यूशन में किसी आर्टिफिशियल वेरिएबल की, तो इसका मतलब है कि ये हमने काम गलत कर दिया, कोई फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, लिहाजा छोड़ दें, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व द फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम विच बाय इंस्पेक्शन हैज़ नो फिजिबल सोल्यूशन। ये अब 2 वेरिएबल का केस है। अगर आप इसके कॉन्स्ट्रेंट्स ड्रा करें तो आप देखेंगे कि इसमें फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको करके देता हूँ। ये देखें, पहला क्या है, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5। तो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5 ये होगा 5 और 5 पे ये आपकी लाइन है, ठीक है। इसके नीचे नीचे तो ये वाला एरिया आ गया। फिर वो कह रहा है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 20, ठीक है। तो 20 पे ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये 20 पे लाइन आ गई और इसके ऊपर ऊपर, इसके ऊपर ऊपर का रीजन, इसके नीचे नीचे का रीजन। अब कोई इंटरसेक्शन आ रहा है इसमें, कोई कॉमन रीजन नहीं है ना, नो कॉमन रीजन, कोई कॉमन रीजन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि नो फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है। हमें पता तो है ही है ऑलरेडी कि इसका फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। और ये देखिए, ये 2 वेरिएबल में था तो इसलिए ये आसानी से हमने देख लिया कि इसमें फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। अब ये ना कि अगर हम इतने आसानी से देख सकते हैं तो सिंपलेक्स मेथड करने की क्या ज़रूरत है। आपको अभी याद होगा कि 2 से ज़्यादा वेरिएबल हों तो हम ग्राफ्स नहीं बना सकते, लिहाजा हम सिंपलेक्स मेथड से ही पता चलेगा कि फिजिबल सोल्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो कंसीडर हमने एग्जांपल 2 वेरिएबल की किया क्योंकि ग्राफ से भी पता चल जाए और सिंपलेक्स मेथड से भी पता चल जाए, ठीक है। 2 मेथड से चीज़ें बराबर हो जाएंगी तो ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए अब आप सिंपलेक्स मेथड में जाएं। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द सिंपलेक्स इटरेशंस इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। इन द फॉलोइंग टेबल, अब देखें इसमें इकट्ठे टेबल दे दिए। इकट्ठे टेबल देने का मकसद यही था कि बीच में जो रो ऑपरेशंस हैं वो हमने स्किप कर दिए, ठीक है। तो ये रो ऑपरेशन लगाने के बाद पहला जो है ये इनिशियल टेबल है, सिंपलेक्स टेबल, सिंपल वन पहला इनिशियल जो है। फिर हमने रो ऑपरेशन लगाने के बाद दूसरा टेबल बनाया, फिर हमने रो ऑपरेशन लगाने के बाद तीसरा टेबल बनाया और देखा कि कोई फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। और क्यों नहीं है ये हम देखते हैं। अब ये आपने बीच में जो मैंने रो ऑपरेशन छोड़े हैं ये आपने करने हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग टेबल्स प्रेजेंट द सिंपलेक्स आइटरेशंस इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। इन द फॉलोइंग टेबल ऑल रो जीरो कोएफिशिएंट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इंडिकेटिंग एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। देखें ना, जो आखिरी टेबल था, ठीक है, जो फॉलोइंग टेबल्स हैं ये आइट्रेशन शो कर रही हैं। तो अब हम देखते हैं द फॉलोइंग टेबल्स प्रेजेंट द सिंपलेक्स आइट्रेशंस इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो ये पहला इनिशियल टेबल है, देखें अगर ये यहाँ से देख लें, z का कोएफिशिएंट 1 है, x का 10, x2 का 20, तो ये 1 - 10 - 20 आए। s1 e2 a2, s1 और e2 ये स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स हैं तो 0 0 आ गया। a2 आर्टिफिशियल है और आपको पता है कि हम इसमें कैपिटल रखते हैं m इसकी वैल्यू, ठीक है। तो राइट साइड पे 0 और नीचे कॉन्स्टेंट्स हैं 0 1 1 1 और राइट साइड पे 5 आया। ये देखें 0 1 1 और s1 1 था 1 1 और e1 भी 1 था और -1 था और a2 जो था वो बीच में था उसका भी वैल्यू 1 थी। तो इसलिए ये सारी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। ये इनिशियल टेबल है, इस पर आइट्रेशन लगा। देखें की कॉलम क्या होगा इसमें फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट में अगर आप की कॉलम देखें, क्योंकि हमने ये देखना है सबसे पहले कि इस m को 0 करना है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले इस m को 0 करते हैं हम। ये नीड्स टू बी सेट इक्वल टू 0 ये जो था, ठीक है ना, इसको 0 करते हैं हम पहले। 0 करने के बाद अभी की कॉलम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 0 करने के बाद फिर जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है उसको हम की कॉलम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये यहाँ पे जाएंगे तो अब ये देखें ये ट्रांसफॉर्म हो गया 0 को, ठीक है। ये 0 बन गया आपका। a2 को 0 करना था तो ये 0 बन गया आपका ये,
ठीक है। अब की कॉलम जो है वो x2 आ जाएगा, इसलिए कि ये -20 - m जो सा ये सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू है, ये की कॉलम बन गया। की कॉलम है तो अब ये 1 से डिवाइड कर देंगे हम, 5 को 1 पे, 20 को 1 पे, तो ये मिनिमम वैल्यू है, तो S1 डिपार्टिंग वेरिएबल है, ठीक है ना, और x2 इधर इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा। इसके बाद और आइट्रेशन की तो ये वेरिएबल आया, ठीक है ना, इसमें हमने इसको देखें 0 कर दिया जो की कॉलम था, ठीक है। अब यहाँ पे सारे पॉजिटिव हो गए, इस रो में आप देखें ना, लेफ्ट साइड, हमने ये राइट नहीं देखनी होती, लेफ्ट साइड ऑफ दिस रो ये सारी के सारे पॉजिटिव हो गए हैं। m पॉजिटिव है, +20, m पॉजिटिव सब पॉजिटिव हो गए, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। तो इन द फॉलोइंग टेबल जो ये आगे है, ये फॉलोइंग टेबल, ऑल रो जीरो कोएफिशिएंट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, नॉन नेगेटिव हो गए, इंडिकेटिंग एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसका मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। हाउएवर वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स इज a2 एंड इट हैज अ वैल्यू ऑफ 15, ठीक है। तो आप देखें ये बेसिक वेरिएबल a2 है, ये a2 इसकी वैल्यू है 15, ठीक है। x2 की वैल्यू 5 आ गई एंड z इक्वल टू x2 की वैल्यू 5 आई, ये देखें ये x2 है, ये x2 की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। वो इसलिए कि देखें x2 s1 ये सारे ये बेसिक वेरिएबल हैं, x2 बेसिक वेरिएबल है, ठीक है, तो x2 की वैल्यू आपके पास 5 आनी चाहिए। सो ये नहीं है ये वाली x2 बेसिक वेरिएबल था, तो ये इसकी वैल्यू है 5, ठीक है। x1 नॉन बेसिक है, इसलिए यहाँ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही, s1 भी नॉन बेसिक है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी, s1 e2 ये सारे नॉन बेसिक है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया, इसलिए 1 5 और a2 15 के इक्वल आया, ठीक है। तो यही लिखा हुआ यहाँ पे x2 इक्वल टू 5 और a2 इक्वल टू 15, z की वैल्यू -15, m + 100 आ गई। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैव नो मीनिंग इन एलपी प्रॉब्लम एंड द असाइनमेंट ऑफ a2 इज इक्वल टू 15 सिग्नल्स नो फिजिबल सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो हमने कहा था कि आर्टिफिशियल वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं होती, a2 की वैल्यू जो 15 आ रही है ना, इधर से हमें पता चल रहा है कि नो फिजिबल सोल्यूशन है। यही हमने कंडीशन पढ़ी थी ना एट द बिगिनिंग, नो फिजिबल सोल्यूशन, नो फिजिबल सोल्यूशन। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, नो फिजिबल सोल्यूशन। ये हम पीछे जाके देख भी लेते हैं कि यहाँ पे हमने कहा था कि कंडीशन जो है नो फिजिबल सोल्यूशन की वो ये है कि व्हेन एन आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर्स इन ऑप्टिमल बेसिस, यानी कि उसकी वैल्यू कोई आपकी पॉजिटिव आ जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ रहा है वो a2 की 15 वैल्यू पे आ रहा है, जबकि a2 तो आर्टिफिशियल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए ऑप्टिमल सोल्यूशन में, ठीक है। तो इसलिए नो फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है जी। तो ये एक एग्जांपल हमने कर ली। अब आपका काम क्या है कि आपने घर में ये जो 3 टेबल हैं ये प्रोड्यूस करने हैं। इधर से डायरेक्ट, इधर से पहले ट्रांसफॉर्म्ड सेट ऑफ इक्वेशन लिखें, उसके बाद ये टेबल बनाएं, ठीक है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के रो ऑपरेशंस लगा के ये टेबल बनाएं, दोबारा से रो ऑपरेशन लगा के ये टेबल बनाएं, ठीक है ना। तो अब देखें आपकी क्या इतनी प्रैक्टिस हुई है रो ऑपरेशंस के साथ कि आप ये तीनों टेबल प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनको रिप्रोड्यूस करें ताकि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने जो एग्जांपल की उसको सामने रखें कि कैसे मैं रो ऑपरेशंस लगा रहा हूँ और आप भी उसी को फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड सिनेरियो था हमारे पास वो था अनबाउंडेड सॉल्यूशंस का, कि अनबाउंडेड सॉल्यूशंस कैसे आए। अब जो हमने 2 वेरिएबल केस में चैप्टर 10 में पढ़ा था वो ऐसे पढ़ा था कि जब आपके पास जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड हो जाए, यानी कि फिजिबल रीजन चारों तरफ से बंद ना हो, वो 2-3 तरफ से तो बंद है लेकिन किसी एक तरफ से वो ओपन है तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अब वो एक तो फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड हो गया, अब वहां पे आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड हो सकता है, ठीक है। तो अनबाउंडेड सॉल्यूशंस एग्जिस्ट व्हेन टू कंडीशन है। पहली कंडीशन, देयर इज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस, ये जो अभी मैंने बात की कि जो फिजिबल रीजन हमने बनाया वही अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस बन गया। और सेकंड क्या है कि इंप्रूवमेंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर्स विद मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अनबाउंडेड पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस, ठीक है। तो वो उस तरफ जब हम मूवमेंट करें, उस अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मूव कराएं ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो वो उस डायरेक्शन में मूव करे जहां पे अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस है, जहां पे कोई रुकावट नहीं है। अगर उस तरफ मूव करेगा तो आपके सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मैं इस एग्जाम्पल के लिए नहीं है, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल रही है तो मैं आपको बना के बता देता हूँ। लेट्स से एक ये था, एक ये था, ठीक है, इसके भी ऊपर है, इसके भी ऊपर है, तो इस सॉल्यूशन स्पेस तो ये बन गई। अब लेट्स से ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर इस तरफ मूव कर रहा ना तो फिर अनबाउंडेड सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ऊपर मूव करता गया तो वो करता ही जाएगा इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है कि कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिला। हाँ, अगर आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए ये फंक्शन नीचे मूव करता है फिर आपको इस पॉइंट पे ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा।
तो डिपेंड करता है कि सोल्यूशन स्पेस अनबाउंडेड होने के बाद भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरफ मूव कर रहा है। अगर वो ओपन साइड पे मूव कर रहा है तो सॉल्यूशंस भी अनबाउंडेड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं सिंपलेक्स मेथड में कैसे देखा जाए इसको, वो तो हमने ग्राफिकल मेथड देखा। इफ एट एनी आइटरेशन ऑफ द सिंपलेक्स मेथड द AIK वैल्यूज आर ऑल जीरो और नेगेटिव। अब याद है आपको इस पे हमारी कंडीशन थी कि जब हमने वो BIK और AIK रेशियोज जब हमने देखी थी मिनिमम ऑफ दैट, ये इसमें कंडीशन ये थी कि आपके ये जो AIK हैं ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए, जो नेगेटिव थे वो हम छोड़ देते थे। अब वो कह रहा है कि अगर की कॉलम के अंदर जितने भी जो की कॉलम बनता है उसमें ये जो वैल्यूज हैं AIK की वैल्यूज जो हैं ये अगर सारी की सारी नेगेटिव या जीरो हो जाए, कोई भी पॉजिटिव ना मिले, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि अनबाउंडेड सोल्यूशन स्पेस आ जाएगी आपके पास, ठीक है, और अनबाउंडेड सोल्यूशन आ जाएंगे। तो अब ये प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, z इक्वल टू -2x1 + 3x2 subject to x1 less than 10, 2x1 minus x2 less than 30, x1 x2 greater than 1 0, ठीक है। अब देखें इसको मैं बना के देखता हूँ कि क्या इसमें ये 2 वेरिएबल क्या, तो हमें पता तो चल जाना चाहिए ग्राफ से भी कि क्या इसमें अनबाउंडेड सोल्यूशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। x1 लेस देन 10 का क्या मतलब हुआ, ये x1 है, ये x2 है, तो लेट्स से दिस इज 10, ये x1 10 है, तो ये आपके पास लाइन आ गई x1 10 की। ये नीचे वाला बेशक ना लिखें आप, क्योंकि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बेशक काट दें आप, इसके ऊपर ऊपर है। फिर 2x1 माइनस x2 लेस देन 30 है, ठीक है। तो इसमें जो स्लोप है वो 2 है, तो ये ऊपर जा रही है इस तरह 2 और 30 से शुरू होगी। x1 0 करें तो x2 माइनस 30 नीचे से आ रहा है, ठीक है। x1 0 करें तो x2 माइनस 30 है, ये इधर लेफ्ट से आ रहा है, ठीक है। और x2 को अगर मैं 0 कर दूं, x1 को 0 करें तो x2 माइनस 30 है, नीचे से आ रहा है। x2 को 0 करें तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 15, यहाँ पे इधर है, इस तरह से ये लाइन जा रही है, ठीक है। इसको अब लिख लेना, x2 इक्वल टू 2x1 माइनस 30, ये है लाइन, ठीक है। 2x1 माइनस 30 ये है। अब देखें ये लेस देन है या ग्रेटर देन है, कि x2 इज ग्रेटर देन, ये है, ठीक है ना, क्योंकि x2 को मैं इधर ले आया और 30 को उधर ले गया, तो x2 इज ग्रेटर देन 2x1 माइनस 30, तो ये ऊपर है, ऊपर का रीजन आ रहा है, ठीक है। ये है रीजन, ये x पॉजिटिव, इसके भी नीचे रहना है आपने। सॉल्यूशन स्पेस आपके पास अनबाउंडेड आ रही है, ये वाली सॉल्यूशन स्पेस आ रही है आपके पास, ठीक है, इसके ऊपर ऊपर रहना है आपने, ठीक है। तो ये एक तरफ से अनबाउंडेड होगी आपकी सॉल्यूशन स्पेस, ठीक है। तो आप इन्फिनिटी पर जा रहे हैं। अब देखते हैं सिंपलेक्स मेथड से कैसे आता है ये, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सिंपलेक्स मेथड फॉर दिस एग्जांपल। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द इनिशियल सिंपलेक्स टेबल। इनिशियल सिंपलेक्स टेबल फिर वही बहुत आसान है, 1 2 -3 और जो स्लैक वेरिएबल्स हैं वो 0 0 आ जाएंगे और राइट साइड पे भी 0। तो देखें 1 2 -3 0 0 0। ऊपर जाएं, पहला है कॉन्स्टेंट x1 और जब इक्वल बनाएंगे तो s1 भी आ जाएगा, तो x1 के नीचे 1, s1 के नीचे 1, राइट साइड पे 10। तो ये देख लें x1 के नीचे 1 है, s1 के नीचे 1 है और राइट साइड पे 10 है। फिर ऊपर जाएं 2x1 माइनस x2 प्लस s2, इसमें s2 आएगा, इसका मतलब है x1 के नीचे 2 है, x2 के नीचे -1 और s2 के नीचे 1 है। तो देख लें x1 के नीचे 2, x2 के नीचे -1 और s2 के नीचे 1 इक्वल टू 30 आ गया, ठीक है। तो ये इनिशियल टेबल है। अब इसमें अगर आप देखें कि रो 0 इंडिकेट्स दैट द नॉन बेसिक वेरिएबल x2 विल रिजल्ट इन एन इम्प्रूव्ड वैल्यू ऑफ z, ठीक है। नॉन बेसिक वेरिएबल जो x2 है इसके नीचे इम्प्रूव्ड वैल्यू करेगी ना, क्योंकि ये -2 है तो ये की कॉलम बनेगा आपका, ठीक है।
इम्प्रूव x2 ने इम्प्रूव करना है सोल्यूशन को, मतलब ये है कि की कॉलम ये है, इसको हम बेसिक वेरिएबल बना देंगे, ठीक है, और जो x2 इधर से कोई एक आध डिपार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव थी ना, ये नेगेटिव वैल्यू की वजह से, तो ये है। अब देखें, अब ये की कॉलम है आपका, ठीक है, ये की कॉलम है, ये ए आई के वैल्यूज़ हैं, तो ए आई के वैल्यूज़ जो हैं A1 के जो है 1 2 1 3 कह लें बेशक, A1 के 0 है, A2 के -1 है, तो देखिए ये दोनों ही लेस देन और इक्वल टू 0 हैं, तो सिंस AI के जो है इज नॉट ग्रेटर देन 0, ये मसला हो गया हमारे साथ, ठीक है। तो आप ऊपर जाएं, वो कह रहा है द इम्प्रूव्ड वैल्यूज ऑफ Z, हाउएवर द AI के वैल्यूज, ये AI के सबस्क्रिप्ट में है, AI के वैल्यूज are 0 and -1. These suggest that for each unit introduced of x2, s1 will not change and s2 will increase by 1 unit. ठीक है, तो neither of these basic variables will be driven to 0. So this signaled an unbounded solution. तो हमने जो conditions पढ़ी थी unbounded solution की, यहाँ पे देखें कि उसने कहा कि अगर AIK, if the AIK values are all 0 or negative, ठीक है ना, तो फिर जो आपका सोल्यूशन है वो अनबाउंडेड सोल्यूशन आ जाएगी। तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। हमने कहा जी कि ये हमारा इनिशियल टेबल है, इसमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ये थी -3, ए की थी, तो यही मोस्ट नेगेटिव, तो की कॉलम ये बन गया, की कॉलम में ये ए आई के की वैल्यूज है जिससे हमने डिवाइड करना है, तो 10 डिवाइडेड बाई 0 और 30 डिवाइडेड बाई -1, लेकिन हम ना 0 से डिवाइड कर सकते हैं और -1 से हमने करना नहीं, क्योंकि हम जिस रो में माइनस वैल्यू हो वो छोड़ देते हैं। तो किसको मिनिमम करूं और किसको मैं कहूं कि ये डिपार्ट करेगा, क्या S1 डिपार्टिंग बेसिक वेरिएबल है या S2 डिपार्टिंग बेसिक वेरिएबल है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया और हम कहते हैं कि अनबाउंडेड सोल्यूशन है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि अनबाउंडेड सोल्यूशन। और जब सोल्यूशन अनबाउंडेड हो जाए तो उनको फिर ढूंढा नहीं जा सकता, कहाँ से ढूंढेंगे, इन्फिनिटी तक जा रहा है सोल्यूशन, ठीक है। दिस इम्प्लाइज देयर आर अनबाउंडेड सोल्यूशंस, ऑलराइट, अनबाउंडेड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया। अब अगर ये इसके 0 ना आ रहे हो ना, अगर देखें ये -3 होता और नीचे ये 0 और 1 होता, लेट से -1 ना होता, 1 होता, तो फिर ये 30 डिवाइडेड बाई 1 ये मिनिमम वैल्यू बनती, ये डिपार्टिंग वेरिएबल हो जाता है S2 को डिपार्ट करते, फिर हम सिंप्लेक्स मेथड जारी रखेंगे, सिंप्लेक्स मेथड उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक यहाँ पे सारे 0 और -1 नहीं हो जाते, तभी अनबाउंडेड सोल्यूशन आएगा ना, और अगर नहीं होता तो ठीक है। अब देखें हम जो लेक्चर पढ़ते हैं या देते हैं वो तो एग्जाम्पल ही हम ऐसी लेते हैं, क्योंकि मैंने अनबाउंडेड सोल्यूशन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैंने एग्जाम्पल ही ये ले ली कि ये अनबाउंडेड सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दिया जाए कि सॉल्व दिस बाय सिंप्लेक्स मेथड, अब उसमें कोई भी सिनारियो आ सकता है, उसमें अल्टरनेटिव सोल्यूशन का सिनारियो आ सकता है, उसमें नो फिजिबल सोल्यूशन का सिनारियो आ सकता है, उसमें अनबाउंडेड सोल्यूशन का सिनारियो आ सकता है, ठीक है। तो आपने सिंप्लेक्स मेथड की तरह सॉल्व करते जाना है। आपको रास्ते में कोई भी ऐसी इंडिकेशन मिले, देखें हो सकता है ये पहले टेबल में ऐसा काम ना होता, एक दफ़ा सॉल्व करते अब की कॉलम में सारे 0 और नेगेटिव वैल्यूज आ गई ए आई के की, तो आप वहाँ रुक जाएंगे और कहेंगे जी कि सिंप्लेक्स मेथड तो कहता है कि इसमें अनबाउंडेड सोल्यूशन है, लिहाजा हम उधर ही रुक जाएंगे, हमें नहीं पता सोल्यूशन क्या। जब अनबाउंडेड जो हो गए तो कहाँ से मैक्सिमाइज करूँ मैं इसको, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो बस काम खत्म। तो ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल टेबल पे ही आपको पता चल जाए, या आपके बैक ऑफ माइंड में ये होना चाहिए कि कोई भी सिनारियो अकर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी अनबाउंडेड सोल्यूशन की सिचुएशन होगी। अब मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप एक्सरसाइजेज में से प्रॉब्लम्स उठाएं, एक एक प्रॉब्लम तीनों का करें और रो ऑपरेशंस करें, रो ऑपरेशन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मुझे नहीं पता आपने बेसिक जो बिजनेस मैथ 1 था उसमें आपने कितनी प्रैक्टिस किया, डेफिनेटली अगर वो कोर्स आपने पास किया है तो आपने उसकी काफ़ी प्रैक्टिस की होगी रो ऑपरेशंस की, क्योंकि वहाँ पे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया जाता है। तो जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें ये गॉसियन मेथड भी होता है, और क्योंकि बड़े मैट्रिसेस में गॉसियन मेथड ही यूज़ करना चाहिए, बाकी मेथड नहीं यूज़ करने चाहिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये जो एक एग्जाम्पल मैंने आपको थॉरोली करके दिखाई, आज पहली एग्जाम्पल, उसमें मैंने काफ़ी सारे रो ऑपरेशंस किए, टेबल सारे बना के आपको बताए। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ आपको टेबल शो किए हैं, आप रिप्रोड्यूस करें टेबल्स को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन टेबल को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं
हैं कि नहीं, ठीक है। तो यही आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक था कि स्पेशल फिनोमिना डिस्कस करें। 3 किस्म के स्पेशल फिनोमिना हमने डिस्कस किए। तो लेट्स रिव्यू व्हाट वी डिड टुडे। वी कवर्ड सेक्शन 11.3 ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज द स्पेशल फिनोमिना। स्पेशल फिनोमिना में अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हमने देखे, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, नो फीजिबल सॉल्यूशन का भी सिनारियो देखा और अनबाउंडेड सॉल्यूशंस का भी सिनारियो देखा। सबके लिए हमने एक एक एग्जांपल्स भी की, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो ड्यूअल प्रॉब्लम के ऊपर होगा विच इज सेक्शन 11.5। तो हम 11.5 नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे विद द टॉपिक ऑफ द ड्यूअल प्रॉब्लम। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।